नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे थे। 2018 में बिहार दरोगा के मेंस में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें से आपको प्रीवियस वीडियो में 1 से 20 तक कंप्लीट करा दिए थे और 21 से आगे जो भी प्रश्न हम लोग आज करेंगे उसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF। वहाँ से भी जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यानी 21 नंबर प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया गया महादेव गोविंद रनाडे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MG रनाडे, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो मेनली जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ आपको ऑप्शन देगा आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग। यानी प्रार्थना जब भी हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, आत्मा से करते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है, प्रार्थना जब भी करते हैं तो आत्मा से करते हैं। तो आत्मा से क्या हो जाएगा, आत्मारंग पांडुरंग। लेकिन ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो आत्मारंग पांडुरंग और एक और सहयोगी थे जिनका नाम क्या था, महादेव गोविंद रनाडे। यानी दोनों मिलकर प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, यानी प्रार्थना समाज के स्थापना किए। लेकिन जो जनरली ऑप्शन में देता है कौन सा देता है, आत्मारंग पांडुरंग। तो अब नाम याद रखिएगा। 1867 स्थापना कब की है, 1867। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आत्मारंग पांडुरंग रहता तो वो भी आंसर होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक को चुनना हो तो क्या करेंगे, आत्मारंग पांडुरंग को आंसर देंगे। लेकिन ऑप्शन में दोनों है और ए और बी लिख दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। तो अब ध्यान से दीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे को कर्नाटक क्या कहा जाता है, देखिए महाराष्ट्र का, सॉरी कर्नाटक बोला गया, महाराष्ट्र का इन्हें सुकरात कहा जाता है, MG रनाडे को। और MG रनाडे किसके गुरु थे, देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, MG रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का संबंध किससे था, विधवा पुनर्विवाह से। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब का था, 1856। ईश्वरचंद सागर का संबंध किससे था, विधवा पुनर्विवाह से। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब का था, 1856 का। और इस समय के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब का था, 1856। कौन संबंध थे, यानी संबंधित कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखे थे, ज्योतिबा फुले। और सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किए, ज्योतिबा फुले। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर सेकेंड यानी अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर सेकेंड यानी अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया और ये आगे चलकर विभिन्न शाखाओं में बट गया। तो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया, 1828 में राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मिरातुल अखबार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार एक क्या था, एक मतलब मिरातुल अखबार जिस तरह से प्रभात खबर हो गया, मतलब समाचार पत्र था, मिरातुल अखबार किसके द्वारा मतलब शुरू किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा का आरंभ यानी प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में है। ऑप्शन ए में दिया गया 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930। ऑप्शन सी में दिया गया 6 अप्रैल 1930 और ऑप्शन डी में दिया गया 2 मार्च 1930। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दांडी मार्च क्या था, यानी नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी को क्यों शुरू करना पड़ा, ये भी प्रश्न उठता है। तो क्यों शुरू करना पड़ा, तो इसका तो रीजन होगा कुछ ना कुछ। तो रीजन ही ये था
कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नमक कानून बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नमक कानून बनाया गया था जिसमें ये मतलब मेंशन किया गया था कि भारतीयों को नहीं तो नमक का उत्पादन करना और नहीं तो बेचना है, और उस पर अधिक टैक्स भी लगा दिया गया था। यानी कोई भारतीय नमक खरीदता है तो उस पर क्या अधिक टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण से और आपको मालूम है कि नमक अति आवश्यक है। कुछ रहे या ना रहे लेकिन नमक रहेगा तो आप जी सकते हैं, यानी चावल और नमक भी आप खा सकते हैं, यानी नमक बहुत जरूरी था। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, नमक कानून को शुरू किया। महात्मा गांधी ने नमक कानून को शुरू किया। क्यों? इस कानून को तोड़ने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। और इसको शुरू कब किया? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। और चला कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। यानी शुरू हुआ था 12 मार्च और चला कब तक? 6 अप्रैल। और वर्ष कौन सा था? 1930। यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। ये भी प्रश्न पूछा जाता था, मतलब पूछा जाता है। और कहाँ तक चला था? दांडी तक। यहाँ पे लिखा गया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। यानी शुरू कहाँ से हुआ? साबरमती से। कहाँ तक चला? दांडी तक। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कितने दिनों तक यह यात्रा चला, तो आंसर क्या होगा? 24 दिनों तक। कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक। टोटल डिस्टेंस कितना था? यानी साबरमती से लेकर दांडी तक जो महात्मा गांधी के द्वारा यह यात्रा निकाला गया था, इस यात्रा में महात्मा गांधी जी के द्वारा और इनके सहयोगियों के द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई? तो आंसर क्या होगा? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। और मील में आंसर देगा तो क्या होगा? 240 मील। किलोमीटर में आंसर देना होगा तो 385 किलोमीटर और मील में रहेगा तो 240 मील। आप इसको याद कर लीजिएगा। और कितने सत्याग्रही शामिल थे? 78। यानी 78 सत्याग्रहियों के साथ क्या हुआ था? ये नमक यात्रा शुरू हुआ, यानी दांडी यात्रा शुरू हुआ। तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ जो पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है, यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और इसमें एकमात्र अंग्रेज कौन शामिल था? बेफ मिलर। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि दांडी यात्रा में एकमात्र अंग्रेज कौन शामिल था, तो आंसर क्या होगा? बेफ मिलर। आंसर क्या होगा? बेफ मिलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है यानी 23 नंबर। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूनतम घनत्व इसलिए क्योंकि अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र, यानी अधिकतर जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है पहाड़ी क्षेत्र एरिया है, तो पहाड़ी क्षेत्र एरिया तो वहाँ तो जनसंख्या रहेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है न्यूनतम है। यानी जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी प्रति 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहा है, यही क्या जनसंख्या घनत्व है। यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहा है, यही क्या जनसंख्या घनत्व। यानी अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व कितना? 17। यानी अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 17। ये औसतन निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछेगा तो बिहार, राज्य पूछेगा तो बिहार, लेकिन राज्य और केंद्र शासित दोनों में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। और राज्य मेंशन करेगा, सिर्फ राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो बिहार। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IMF। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? USA यानी अमेरिका में, वाशिंगटन DC में। IMF। तो यहाँ लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देशों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दांडी मार्च के बारे में दिया गया। 25 नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है। मुद्रास्फीति बोले तो महंगाई। मुद्रास्फीति कहने का मतलब क्या है? हम लोग महंगाई इसको समझने के लिए यानी बोल चाल के भाषा में इसको क्या बोलते हैं? महंगाई। और इकोनॉमिक्स में से क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी। स्टैगफ्लेशन कहने का मतलब तेजी से महंगाई बढ़ना। जैसे में आज मान लीजिए कि कोई वस्तु का दाम है 10 रुपये, कल क्या हो जाएगा 20, 30, 40, 50, मतलब इस तरह से तेजी से क्या बढ़ना, इसी को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि एसएलआर बढ़ा दिया जाए, सीआरआर बढ़ा दिया जाए, सीआरआर कम कर दिया जाए, और डी में दिया गया है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीआरआर का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आरआरबी है, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि आप मान लीजिए कि आरआरबी में जो पैसा आप जमा किए तो पैसा आरआरबी है, तो आरआरबी अन्य बैंक को बोलेगा कि आपको 10 रुपया रखना, यानी 100 रुपया टोटल मनी है। कितना? 100 रुपया। तो आरआरबी अन्य बैंकों को बोलेगा कि 10 रुपया आपको रखना और 90 रुपया क्या करना? दे देना। तो ये 10 रुपया जो अपने पास रख रहा है इसी को क्या बोलते हैं? सीआरआर। इसी को क्या बोलते हैं? सीआरआर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी जो बैंक अपने पास जो पैसा रख रहा है उसी को क्या बोलते हैं? सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? कम कर दिया जाए। तो क्या होगा? बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? यानी महारत्न कंपनी कौन सा नहीं है? एक होता है नवरत्न कंपनी और एक होता है महारत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनी नहीं पूछा गया। भेल, गेल, सेल और बीएसएनएल। तो भारत में भी वर्तमान में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितना? 11। टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितना? 11। 11 यानी सेल, जिसमें से कौन कौन सा शामिल है? सेल, एचपी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, भेल और भारत पेट्रोलियम। तो यहाँ तो टोटल 10 है, और जो 11वां हाल ही में 2021 में शामिल किया गया वो कौन सा है? पीएफसी, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये प्रश्न आप याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि 11वां महारत्न कंपनी कौन सा है? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो कौन सा शामिल नहीं है ये प्रश्न यहाँ पूछा गया? भेल शामिल है, गेल भी शामिल है और सेल भी शामिल है। तो बीएसएनएल शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी या गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए में दिया गया सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। तो ये सही दिया गया। जो सूचकांक के 3 आयाम है वो कौन कौन सा है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यानी गरीबी सूचकांक को मालूम करना है तो जानना क्या पड़ेगा? 3 आयाम। स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ का शिक्षा कैसा, और वहाँ का जीवन स्तर कैसा। यानी जीवन स्तर कहने का मतलब औसतन व्यक्ति कितनों वर्ष जीते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। और ऑप्शन बी में दिया गया सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया सूचकांक में 10 प्रचलन शामिल है, और ऑप्शन डी में दिया गया प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गलत चुनना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। लिख रहा है कि सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर की भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में दिया पीवी महालनोबिस, और ऑप्शन सी में दिया BR अम्बेडकर, और ऑप्शन डी में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बी आर अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। और बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान सभा के जनक। पीवी महालनोबिस मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। आपको मालूम है कि पंचवर्षीय योजना, तो पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? पीवी महालनोबिस मॉडल पे। ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया था? ये प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाएगा। तो बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया? बारदोली सत्याग्रह 1928 में। यानी बारदोली सत्याग्रह 1928 में वहां के महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न के निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आप रिजर्व बैंक का कार्य नहीं, यानी आप याद रखिएगा सीधा, रिजर्व बैंक का काम जनता से कनेक्शन नहीं है। रिजर्व बैंक और जनता में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आरबीआई, रिजर्व बैंक और जनता में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो पूछ रहा कौन सा कार्य नहीं है? नहीं पूछा गया तो विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, करेंसी जारी करना, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। तो आपको हम बता रहे हैं कि आरआरबी और जनता से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आरआरबी और जनता से कोई भी कनेक्शन नहीं, किसका? रिजर्व बैंक का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी का स्थापना कब हुआ? आरआरबी एक्ट कब का था? 1934। आरआरबी बोल दे रहे थे क्या? आरबीआई एक्ट 1934 का था। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आरआरबी एक्ट 1934 स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और किस समिति के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था? यंग हिल्टन समिति। 31 नंबर प्रश्न के तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति। तो सीधा प्रश्न पूछ रहा आपसे कि तिलहन किससे संबंधित है, यानी किस क्रांति से? तो श्वेत क्रांति बोले तो दूध उत्पादन से, पीली क्रांति, नीली क्रांति, और एक है भूरी क्रांति। नीली क्रांति कहने का मतलब अगर आप पानी को ध्यान से देखिएगा तो कैसा दिखाई देता? नीला नीला, यानी समुद्र को आप देखिएगा ध्यान से तो कैसा दिखाई देगा? नीला। और समुद्र में क्या रहता है? मछली। तो यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर सी, और ये होगा नहीं क्योंकि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है यानी मछली उत्पादन से। एक है भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तब बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी पीली क्रांति। तो तिलहन से संबंधित कौन है? पीली क्रांति। तिलहन बोले तो जो तेल, जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या? सरसों। तो कैसा दिखाई दे रहा? पीला। और सरसों से क्या प्राप्त करते हैं? तेल, यानी जिसको हम बोलते हैं ऑयल। तो तिलहन उत्पादन में कौन संबंधित है? पीली क्रांति। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा रहता? पीला। तो पीला से क्या रखिएगा? पीली क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर की भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो कहाँ है? केरल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक और है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसको हम क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे लिखा ही गया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है, WTO ही देता है लेकिन उसका मुख्यालय कहीं और है।
तो इसमें पता कैसे चलेगा कि किसका मुख्यालय बताना है? यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कि हाँ सर कन्फ्यूजन तो हो सकता है, तो वहाँ पे मेंशन कर देगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में। अगर प्रश्न पूछेगा विश्व पर्यटन संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में। इसको भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व व्यापार संगठन को भी क्या बोलते हैं? WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंशन कर देगा, या तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का प्रश्न है, दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4। आपको क्या करना है? इस तरह से काउंटिंग करना और दुगना कर देना। तो कितना है? 4। तो 4 दूनी 8, यानी 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी। तो 8 3 कितना हो गया? 24। कितना हो जाएगा? 8 3 के 24। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब आप इसको यहाँ से मिलाएंगे इस तरह से एक त्रिभुज बनेगा, और इधर से मिलाएगा तो एक त्रिभुज बनेगा, यानी 2 त्रिभुज। उसी तरह से यहाँ से इसको इस तरह से मिलाइएगा और यहाँ से इसको इस तरह से, यहाँ से भी 2 त्रिभुज, यानी टोटल 4। तुम इसको जोड़िएगा तो कितना है? 28। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न के भारतीय संविधान में क्रम में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया, यानी जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में क्रम में यानी शुरू में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, ये तो सही है, यानी सत्य है। तो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया, यानी जोड़ा गया? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं, तो आंसर क्या होगा? नहीं। जोड़ा कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। और किस भाग में रखा गया? तो भाग 4 के ए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब जोड़ा गया था इसको, तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य यानी जोड़ा गया था? 10। और वर्तमान में भी कितना है? 11। तो 11वां कौन सा? ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो 11वां कौन सा है? शिक्षा का, यानी शिक्षा से संबंधित है। तो इसको कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए में दिए गए हेगेल, अरस्तु, प्लेटो या ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेगेल। अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु किसके शिष्य थे, यानी किसके गुरु थे? सिकंदर। सिकंदर महान के अरस्तु गुरु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो अरस्तु किसके गुरु थे? यानी सिकंदर के। और सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के। अरस्तु को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी के जनक, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष यानी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। या तो प्रश्न पूछेगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। या प्रश्न पूछेगा कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भी आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। और पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसका घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत आपको बताएं, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा
भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो 1909। भारतीय शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी। और पार्लियामेंट सुधार कब आया था? 1909 में। और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति, देशीयकरण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिगृहित संपत्ति। तो संपत्ति की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछा गया कि आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, अधिगृहित संपत्ति। वंशानुक्रम, तो ये भी हो सकता है, यानी माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो उसको क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक। बी में जन्म, यानी जन्म भारत में होता है तो भारत को नागरिक तो माना ही जाएगा। देशीयकरण, देशीयकरण कहने का मतलब क्या? स्वदेशी, यानी स्वदेशी बना देना। तो स्वदेशी बना देना ए भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न चलते हैं। 42 नंबर की लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपाध्यक्ष को। किसको करता है? उपाध्यक्ष को। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? द्विसदनीय कहने को द्वि मतलब दो और सदनीय मतलब, तो द्विसदनीय जहां मतलब दो सदन हो। द्विसदनीय कहने का मतलब जहां दो सदन हो, जैसे कहने को विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विसदनीय व्यवस्था। तो किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आपको मालूम कि जम्मू कश्मीर से 2019 में 370 धारा हट गया, तो वहां से द्विसदनीय व्यवस्था खत्म हो गया, यानी विधान परिषद समाप्त हो गया। तो ये प्रश्न जो पूछा गया था 2018 का ये प्रश्न है, यानी ये जो आपको हम करा रहे हैं पेपर, ये कब का? 2018 का। तो 2018 के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में था, लेकिन 2019 में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर से समाप्त हो गया। तो यहाँ नहीं पूछा गया, तो आंसर क्या होगा? पंजाब। इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये 2018 में पेपर हुआ था, तो उसके अनुसार आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नहीं पूछा जा रहा। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था, यानी वर्तमान में अभी 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो आप इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक सीट कहाँ? यूपी में 100 सीट है, और बिहार में 75, और कर्नाटक में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40 है, और आंध्र प्रदेश में 58। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न सारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए, और किसी प्रकार का बाय मिस्टेक गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।